कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं उस देश का रहने वाला हूं जिसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता बताया था। महात्मा गांधी ने आज से कई साल पहले सत्याग्रह की बात की थी, मगर जो उनका सत्याग्रह का सिद्धांत है वो हर आंदोलन की ताकत बना और हर आंदोलन जो अहिंसात्मक रहा है उसने सफलता पाई है। इसलिए लद्दाख में जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया है दोस्तों। आम लद्दाख वासी जो इतना शांतिपूर्ण रहता है उसने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। तस्वीरें जो सामने आई वो अप्रत्याशित थी। उसके परिणाम में 4 से 5 लोगों को गोली मार दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रायोजित मीडिया, उसके पालतू पत्रकार एक टूल किट की बात कर रहे हैं। न्यूज 24 की इस खबर पर विश्वास करें तो यह कहा जा रहा है कि छात्रों को सोनम वांगचुक ने भड़काया। सोनम वांगचुक ने भड़काया। यह वो व्यक्ति है जिसमें महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाने के लिए लद्दाख से लेकर राजघाट तक पदयात्रा की थी, मगर दिल्ली पुलिस ने उसे घुसने नहीं दिया। यह वो व्यक्ति है जो लगातार चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाता रहा और आज केंद्र सरकार कह रही है कि इसके लिए जिम्मेदार सोनम वांगचुक हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ लद्दाख की बात नहीं करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में भी छात्र इस वक्त सड़कों पर हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। पूरे देश में यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। चाहे नीट हो, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे हाल ही में दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए थे, आपको याद होगा, तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे। हर जगह वही दास्तान। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदारी दे दी जाती है जिसके चलते पेपर लीक होते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा दोस्तों, मगर उससे पहले, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो लद्दाख में हुआ वो सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला नहीं करना चाहिए था। भाई, इन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाकर उस दफ्तर को खड़ा किया, और न सिर्फ लद्दाख में, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के आलीशान दफ्तर हैं। अब बेशक किसी को नौकरी मिल ना रही हो, महंगाई जो है वो आसमान छू रही हो, मगर किसी का तो महल बन रहा है, किसी के तो दफ्तर बन रहे हैं। मगर मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। मुद्दा यह है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लद्दाख में पिछले 14 दिनों से जब शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था तब किसी मीडिया ने उस पर कवरेज नहीं की। मैं इस बात को मानना चाहूंगा कि पिछले 14 दिनों से मेरे मंच पर भी लद्दाख में जो चल रहा है उसे जगह नहीं मिली, मगर जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं उस पर मैं लगातार कार्यक्रम करता रहा हूं। आपके सामने प्रमाण है। पिछले 1.5 सालों में मैंने लगातार लद्दाख के लोग, उनकी आवाज, सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं उसे बुलंद किया है। मगर सवाल यह है, इस मीडिया ने कभी इन मुद्दों को नहीं उठाया जिस तरह से मैंने उठाया है। मगर अब टूल किट की बात की जा रही है। कहा जा रहा है इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। अब सोनम वांगचुक को अराजक बताया जा रहा है। इनके पालतू पत्रकार कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ साजिश है भारत को बांग्लादेश बना देने की। मैंने कहा, हिंसा समाधान नहीं हो सकती, मगर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनका मकसद उसे क्रिमिनलाइज करना है ताकि कोई आंदोलन ही ना करे। वरना मुझे बताइए दोस्तों, अब सोनम वांगचुक के पीछे विदेशी ताकतों की बात की जा रही है। जब किसान ने दिल्ली का कूच किया था, याद कीजिएगा, वो दिल्ली पहुंचा भी नहीं था, तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने उसके पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों की साजिश ढूंढ ली थी। उल्टा इसी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कहा था कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट्स आ गए। सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद कह रहे थे इसमें अर्बन नक्सलों का हाथ है। फिर भी किसानों से बातचीत हो रही थी और फिर भी किसानों के सामने इन्हें झुकना पड़ा। यह इनका पुराना अंदाजे बयां है। कोई चीज जिसका जवाब ना दिया जाए उसके पीछे एक टूल किट चला दो। देश विरोधी ताकतें, उसे अराजक बता दो
और हमारे सामने इस देश में कई ऐसे आंदोलन हैं जिन्होंने अहिंसा का दामन थामकर सफलता हासिल की है। मगर आज मैं इन दो मुद्दों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो लद्दाख में हुआ है, जैसे मैंने कहा दोस्तों और बार बार कह रहा हूं, गलत है हिंसा, मगर यह भी हकीकत है कि 4 लोग मारे गए। जो मीडिया सोनम वांगचुक पर हमला कर रहा है, प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहा है, क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है? पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत भी हुई है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। अगर वो हिंसा कर रहे थे तो पुलिस की गोली के जरिए कहीं ना कहीं उन्हें सजा मिल गई। अगर वो हिंसा कर रहे थे तो पुलिस ने अपनी गोलीबारी में उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। यह भी तो एक हकीकत है ना। क्या हम इस पर आंखें मूंद लेंगे? क्या इस पर काला पर्दा डाला जा सकता है? क्या इससे मुंह मोड़ा जा सकता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक सामने आए और उन्होंने लोगों से अपील की, शांति की अपील की। सुनिए सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं, और हम अब चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये दबाव रोक दे और युवा भी अपना ये हिंसा रोक दें। यही हमारी अपील है। इसे ज़्यादा जल्दी मुमकिन कराने के लिए हम अपना अनशन अभी आज रोक रहे हैं, क्योंकि अनशन का मकसद पूरा नहीं होता जब हमारे युवाओं की जान जाए और लद्दाख में और देश में अस्थिरता आए। इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अगर ये अराजक थे, अगर ये भारत विरोधी थे, ये वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं 2 झंडे हैं, एक तिरंगा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का झंडा। प्रदर्शनकारी भवन के ऊपर चढ़ते हैं और अगर वो भारत विरोधी होते तो तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारा। भाई, ये तो प्रमाण है ना इस बात का कि जो लोग आंदोलनकारी हैं वो देश विरोधी नहीं है। अगर देश विरोधी होते, अगर उनके मन में भारत के लिए नफरत होती, तो वो हमारे तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाते। ऐसा नहीं हुआ है, ये तथ्य हैं। सोनम वांगचुक ने शांति की अपील की, मगर केंद्र सरकार क्या कह रही है कि छात्रों को भड़काने में उनका किरदार है, जैसा कि न्यूज़ 24 की यह खबर कह रही है। और दूसरी तरफ तिरंगे का पूरा सम्मान किया जा रहा है। ऐसी कोई खबर सामने उभर कर नहीं आई है जिसमें तिरंगे का अपमान किया गया हो। इस वक्त मेरे भी होश उड़े हुए हैं दोस्तों। मैं लद्दाख गया हूं, मैं वहां के लोगों से रूबरू हुआ हूं। उनसे ज्यादा शांतिप्रिय लोग मैंने कहीं नहीं देखे। अगर हम सोनम वांगचुक की भी बात करें, यह व्यक्ति मुद्दे उठाता रहा है, चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाता रहा है। अगर यह देशद्रोही होता तो क्या चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाता? याद कीजिएगा क्या कहा था सोनम वांगचुक ने, सुना जाए। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा।
और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब भारतीय जनता पार्टी का एक ही टूल किट है। संबित पात्रा सामने आते हैं और कहते हैं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। यहां 2 सवाल है। हिंसा क्यों हुई? क्या पूरी फाइनल रिपोर्ट आ गई? क्या इसका दोष पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों पर मढ़ा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, जो 4 लोग मारे गए हैं, संबित पात्रा उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? बताइए। संबित पात्रा कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, यह कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं, उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है। और उस दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की जो पहली प्रतिक्रिया आई थी उसमें स्पष्ट किया था कि कांग्रेस की ऐसी कोई मौजूदगी नहीं थी, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जो आंदोलन रहे हैं उनके पीछे विपक्ष रहा है। क्या हम अन्ना आंदोलन को भूल गए? और क्या हमने अन्ना आंदोलन के पीछे जो ताकत थी, आरएसएस की विवेकानंद फाउंडेशन, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जुड़े हुए थे, क्या हम उसे भूल गए? इतना बड़ा अन्ना आंदोलन, विवेकानंद फाउंडेशन, अजीत डोभाल, इसका फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ, अरविंद केजरीवाल को हुआ। वही अन्ना जो अन्ना आंदोलन किया करते थे पिछले 11 सालों से खामोश हैं। देश में क्या क्या नहीं हो गया है, यह व्यक्ति जो है रालेगांव सिद्धि में चुपचाप पड़ा हुआ है, उसे कोई परवाह नहीं इस वक्त देश में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्ना आंदोलन के पीछे भी विपक्ष जो है वो मौजूद था। जेपी आंदोलन हुआ था 70 के दशक में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी थी। और यह मत भूलिए जेपी आंदोलन में कितनी हिंसा हुई थी, कितनी हिंसा हुई थी। यह मत भूलिए कि जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे, उनका अपना किरदार क्या रहा है रेल और उससे जुड़ी हिंसा में। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। कहने का अर्थ साफ है, आंदोलन जब होते हैं विपक्ष उसके साथ होता है। विपक्ष का काम होता है सरकार को कटघरे में रखना, मगर हां, हिंसा को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंसा करना गैर कानूनी है, बल्कि इसलिए
कि जो लोग हिंसा करते हैं वो भूल जाते हैं कि यह गांधी का देश है। गांधी ने बार बार हमें रास्ता दिखलाया है, मगर पिछले 11 सालों में दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने मुद्दों के साथ मैदान में उतरता है उसे एंटी नेशनल बता दिया जाता है। शाहीन बाग निहायत ही शांतिपूर्ण आंदोलन, क्या हुआ था? पाकिस्तान है, देश विरोधी ताकतें हैं, याद है कि नहीं आपको? किसान आंदोलन, खालिस्तानी आतंकवादी हैं। यानी कि अगर आपको पगड़ियां दिखाई दे गई, हमारे सिख भाई बहन दिखाई दे गए, तो खालिस्तानी हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच, जो अपने आप में बहुत ही दयनीय सोच है। तो कहने का अर्थ साफ है, आंदोलन करना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, हिंसात्मक आंदोलन करना नहीं। दूसरी बात, जो मीडिया इस वक्त इसके पीछे टूल किट देख रहा है, साजिशें देख रहा है, देश विरोधी ताकतों की बात कर रहा है, क्या वो भूल गया कि 4 से 5 लोग भी मारे गए हैं? क्या उनके परिवार का दर्द कुछ नहीं मायने रखता तुम्हारे लिए? क्या तुमको शर्म आती नहीं? बिल्कुल। इंतजार कीजिए दोस्तों, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। जिस तरह से उत्तराखंड में आंदोलनकारियों की आवाज को कोई मीडिया नहीं उठा रहा है, वो मैं आपके सामने उठाऊंगा। कार्यक्रम लंबा है, सब्र रखिएगा, तमाम मुद्दों की मैं बात करूंगा, मगर इस वक्त हम बात लद्दाख की कर रहे हैं, जहां हालात बेकाबू हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सोनम वांगचुक ने 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी के राजघाट, जहां वो अंतिम आराम कर रहे हैं, वहां तक मार्च किया था। क्या यह व्यक्ति अराजक हो सकता है? क्या इस व्यक्ति पर यह आरोप लगाए जा सकते हैं कि उसने छात्रों को भड़काया? और याद कीजिएगा, आज से 1 साल पहले की बात है, मैंने ये रिपोर्ट की थी। मैं आपको रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं, यह प्रमाणित करने के लिए कि मैंने लगातार लद्दाख और उससे जुड़ा मुद्दा उठाया है। सुनिए क्या हुआ था। इतनी डरपोक, इतनी कायर हो सकती है भारतीय जनता पार्टी सरकार? लद्दाख के सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण मांगों के साथ लद्दाख से दिल्ली तक चल के आए थे। अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। लद्दाख से दिल्ली चलकर आए थे कुछ वाजिब मांगों को लेकर, मगर अमित शाह की दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। इनका मकसद यह था कि 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, मगर इस सरकार के तेवर हम देख चुके हैं। किसान जब सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंच रहा था, तब उसके पहुंचने से पहले उसे बदनाम किया जा रहा था, और आज देर रात सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। और बात वहां नहीं रुकती है। 7 अप्रैल 2024, याद कीजिएगा, सोनम वांगचुक ने चीन से जुड़ी हमारी सीमाएं वहां का मार्च किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और दुनिया में थे। यह व्यक्ति चाइनीज अतिक्रमण की बात कर रहा था, मगर प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे थे कि कांग्रेस ने हमारा एक द्वीप जो है वो श्रीलंका को दे दिया था, जो तथ्यों और फैक्ट से कोसों दूर था। और यह मुद्दा मैंने उठाया था, और यहां पर भी सोनम वांगचुक का चरित्र और उसकी बात की थी। सुना जाए। लद्दाख का रैंचो सोनम वांगचुक, जो 21 दिन की भूख हड़ताल से अभी अभी उठे हैं, वो अब 7 अप्रैल को भारत चीन सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि किस तरह से जिन इलाकों में हमारे चरवाहे, हमारे गडरिये पहले अपने जानवरों को चरा सकते थे, अब नहीं चरा सकते, क्योंकि उन हिस्सों पर अब चाइना का कब्जा है। मोदी सरकार एक अरसे से इस मुद्दे पर खामोश है। बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोनम वांगचुक की आवाज सुनेंगे? याद कीजिए इस तारीख को दोस्तों, 7 अप्रैल, यही वो तारीख है जब सोनम वांगचुक जो है वो रुख करने वाले हैं उन इलाकों का जहां एक जमाने में हमारे गडरिये जा सकते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसका समाधान आज से 50 साल पहले हो चुका था। चूंकि चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मुद्दा उठा रहे हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और उसके बाद कांग्रेस ने कच्छतीवू नाम का एक द्वीप जो भारत का हुआ करता था, वो भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2015 को यह शख्स एस जयशंकर भारत के विदेश सचिव होते हैं दोस्तों, और एक आरटीआई के अंतर्गत उनसे सवाल पूछा जाता है। और सवाल क्या है कि कच्छतीवू द्वीप जिसे अब प्रधानमंत्री
एक मुद्दा बना रहे हैं चुनावों के लिए कि कांग्रेस ने इसे श्रीलंका के हवाले कर दिया था। सवाल यह पूछा गया था कि कच्छतीवू पर किसका मालिकाना हक है और क्या कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साबित होता है कि कच्छतीवू भारत का हिस्सा था। तो यह लंबा चौड़ा जवाब एस जयशंकर ने दिया था। इस जवाब में एस जयशंकर ने क्या कहा, अंग्रेजी में जो हाईलाइटेड हिस्सा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, Kachativu Island lies on the Sri Lankan side of the India-Sri Lanka IMBL that was delineated by the 1974 agreement demarcating it in the Pok Straits and a subsequent 1976 agreement demarcating it in the Gulf of Mannar and a Bay of Bengal. अब आगे गौर कीजिएगा दोस्तों, this did not involve either acquiring or ceding of territory belonging to India, since the area in question had never been demarcated. Under the agreement, the island of Kachativu lies on the Sri Lankan side of the India-Sri Lanka International Maritime Boundary Line. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि जब कच्छतीवू श्रीलंका को सौंपा गया था, सबसे पहली बात, भारत ने अपना कोई द्वीप श्रीलंका को नहीं दिया था। क्या लिखा हुआ है? दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया, क्योंकि वो जो हिस्सा था कच्छतीवू, उसकी सीमाओं के बारे में कभी भी कुछ तय नहीं किया गया था। यानी कि खुद एस जयशंकर ने 2015 में बात कही थी कि ये जो कच्छतीवू का हिस्सा श्रीलंका को दिया गया है, वो हमने अपना कोई हिस्सा उनको नहीं दिया। दोस्तों, आप में से जो लोग ये जानना चाहते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है, मैं बहुत ही त्वरित अंदाज में आपको बतलाना चाहता हूं कि अलग राज्य और 6th शेड्यूल को लेकर यह विवाद क्या है, लद्दाख आखिर सड़कों पर क्यों है। त्वरित अंदाज में, इससे पहले कि हम उत्तराखंड का रुख करें, आपकी स्क्रीन पर मुख्य मांग क्या है? लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा मिले ताकि वहां के लोग खुद अपना शासन चला सकें और सीधा प्रतिनिधित्व मिले, ना कि सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह बिना विधानसभा के। छठी अनुसूची में शामिल करने से स्थानीय परिषदों को जमीन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा पर अधिकार मिलेगा। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण की भी मांग हो। अगर हम हाल की हिंसा की बात करें तो सरकार से बातचीत बार बार टलने और वादे पूरे ना होने से गुस्सा लगातार बढ़ता गया। सोनम वांगचुक और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भूख हड़ताल ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। यानी कि लगातार प्रदर्शन होता रहा, ये लोग मुद्दे उठाते रहे, मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर प्रहार हुआ है, तब जाके इनका गोदी मीडिया जो है वो एक्टिव हुआ है। एक टूल किट के अंतर्गत मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं, वो हिंसा नाजायज है, मगर ये मत भूलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को टारगेट किया गया है तो उसके जवाब में 4 लोग मारे भी गए हैं। उनके परिवारों का भी एक दर्द है। क्या हम उन्हें अराजक बता देंगे? बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है उन्हें अराजक बताने की? बताइए, हर कोई जो आंदोलन कर रहा है आज की तारीख में अराजक बन जाता है। उत्तराखंड में ये लोग मार्च कर रहे हैं क्योंकि बार बार वहां पेपर लीक हो रहा है, और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का क्या समाधान है? नकल जिहाद। यानी कि नकल आप रोक नहीं पा रहे हैं, मगर आपके पास हर चीज का एक ही समाधान है, हिंदू मुस्लिम कर दो या उसको जिहाद से जोड़ दो। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इसे अब नकल जिहाद बता रहे हैं। सुनिए, नारे क्या लग रहे हैं? पेपर चोर गद्दी छोड़। सुना जाए। और फिर सुनिए इस विद्यार्थी को,
वो अपनी बात रख रही है, वो नाराज है कि सरकार उदासीन है। क्या आप इसकी भाव में किसी तरह की कोई अराजकता, कोई हिंसा महसूस कर रहे हैं? सुनिए ये क्या कह रही है। यहाँ पे बैठे रहे कि हाँ लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। 27 आएगा और अभी 2-4 भर्तियां निकालेंगे, बोलेंगे हमने तो निकाली है। और हमारा माइंड सेट भी इतना है कि हम बोलते हैं नहीं जी चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। इन्होंने हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं जी चुनाव आएंगे और उससे पहले हम तैयारी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप हम तो नहीं दे रहे 15 लाख। मुझे तो पता, मतलब मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे घूस। मुझे लगता था कि एक तो नौकरियां होती है जिसमें घूस खा के हो जाता है। मुझे लगता था पटवारी जी ये सब तो भाई पढ़ के बनते हैं। पर जब हम मैदान में उतरे तो ऐसा लग रहा है कि सब बड़े लोग हैं जिनके पास 15-20 लाख रुपए है, उसके बावजूद भी वो 15 लाख रुपए दे रहे हैं। 70 से 80% पद बेच देते हैं ऐसे। तो लगा लो कौन मरेगा, हम ही मर रहे हैं। यहाँ भी हम मरेंगे, वहाँ भी हम मरेंगे। अपनी माँ को जब इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं। खुलेआम कहती है बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, समझाओ कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। हम उत्तराखंड के इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहारी कांड, चक्रधर जुया। आप लोग तय कर लो, आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए। बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा है क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास क्या समाधान है? नकल जिहाद। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, नकल जिहाद, इस शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप कब तक हमें हिंदू और मुसलमान के तर्ज पर बांटते रहेंगे? कब तक आप इस तरह से जिहाद का सहारा लेते रहेंगे? कब तक आप असली मुद्दे को संबोधित नहीं करेंगे? जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो शिक्षा मंत्री उसे मानने से इनकार कर रहे थे। जी हां, मानने से इनकार कर रहे थे। और हर बार यह हुआ है, लगातार हुआ है, बार बार हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? और जब कोई चीज समझ ना आए तो जिहाद शब्द छोड़ दो। वोट जिहाद, लव जिहाद और अब नकल जिहाद। सुना जाए क्या कह रहे हैं पुष्कर धामी। हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन नहीं करेंगे। आज उत्तराखंड का हर वो छात्र जो प्रदर्शन कर रहा है, उसे अहिंसात्मक प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को प्रदर्शनकारियों का साथ देने का पूरा अधिकार है, मगर जैसे मैंने कहा, हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये लक्ष्मण रेखाएं खींचना बंद करे। कोई आपके खिलाफ प्रदर्शन कर ले तो वो देशद्रोही नहीं हो जाता। और अगर आपके पास सबूत है और अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है तो प्रमाण पेश कीजिए। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले यूएसएड के नाम पर एक झूठ चलाया गया था कि यूएसएड ने कांग्रेस को करोड़ों रुपए दिए। बाद में खुद विदेश मंत्रालय ने संसद में बयान दिया
कि अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वो पैसा भारत को नहीं बांग्लादेश को गया है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है साहब। पहले झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और उसके बाद चुपके से सच बता दो। मगर मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र वही झूठ आपको दिखाता है, हकीकत आपके सामने नहीं रखता है। यह इस देश की त्रासदी है। जाते जाते मैं फिर से कहना चाहूंगा, मेरे बापू यानी महात्मा गांधी ने हमको अहिंसा का रास्ता दिखाया है, सत्याग्रह का रास्ता बताया है। और इसे आप फिलॉसफी मत समझिए, इसे कोई इमोशनल अत्याचार मत समझिए। सत्याग्रह एक कारगर हथियार है। बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकारें उसके सामने झुक जाती हैं। आप में से जो जो लोग मेरे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बापू के उस संदेश को याद रखें, सिर्फ अहिंसा और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।